नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, यह वीडियो बीए चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनुवाद के अन्य रूप कौन कौन से हैं। आपके सिलेबस में अनुवाद के दो अन्य रूप लगे हुए हैं, पहला लिप्यंतरण और दूसरा है मशीनी अनुवाद या यंत्रानुवाद। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिप्यंतरण क्या होता है। लिप्यंतरण क्या होता है? लिप्यंतरण शब्द अंग्रेजी के ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी अनुवाद है, यानी अंग्रेजी शब्द ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में लिप्यंतरण कहा जाता है। यहाँ एक परिभाषा दिया हुआ है लिप्यंतरण का कि बिना भाषा परिवर्तित किए एक लिपि में लिखे गए शब्द या पाठ को दूसरी लिपि में परिवर्तित कर देना ही लिप्यंतरण कहलाता है। यानी एक लिपि में कोई शब्द या पाठ लिखा गया है, बिना भाषा बदले उसके लिपि में परिवर्तन कर देना ही लिप्यंतरण कहलाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे राम घर जाता है। राम घर जाता है जो वाक्य है, यह हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। उसके नीचे भी राम घर जाता है लिखा हुआ है, लेकिन यह हिंदी भाषा और रोमन लिपि में लिखा गया है। यानी यहाँ पे भाषा दोनों हिंदी ही है, लेकिन लिपि बदल गई है। लिपि जो है देवनागरी से रोमन लिपि हो गई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लिप्यंतरण में केवल लिपि का परिवर्तन होता है, भाषा का परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिप्यंतरण का क्या महत्व है। लिप्यंतरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसका पहला महत्व है कि अनुवाद करते समय जिन शब्दों के तुल्य शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं मिलते हैं, उनका कुछ नियमों के आधार पर लिप्यंतरण कर लिया जाता है। यानी किसी भाषा के किसी पाठ का हम अनुवाद कर रहे हैं और उसके समतुल्य शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं हैं, तो उन शब्दों का हम लिप्यंतरण करके अनुवाद कर लेंगे। इससे अनुवाद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ स्टेशन शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और रोमन लिपि में लिखा गया है, और दूसरी तरफ हम अंग्रेजी भाषा में ही स्टेशन शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन यह लिपि जो है देवनागरी है। यानी हमने क्या किया है, इसका लिप्यंतरण कर दिया है। यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर जो है रोमन लिपि और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है और भाषा अंग्रेजी ही है। इस तरह के अनेक शब्द दोस्तों आपको हिंदी में मिल जाएंगे, जिनका लिप्यंतरण करके हिंदी में उसे अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और लिप्यंतरण के अगली महत्व देखते हैं। लिप्यंतरण का अगला महत्व है नामवाचक संज्ञा का अनुवाद लिप्यंतरण करके ही किया जाता है। यानी अगर हम कुछ अनुवाद कर रहे हैं और उसमें नामवाचक संज्ञा है, तो उसका लिप्यंतरण करना जरूरी हो जाता है। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, गोरखपुर हो गया। ऐसे जो नामवाचक संज्ञा होते हैं वो हर भाषा में समान ही होते हैं, केवल उनका लिपि बदल जाता है। लिप्यंतरण का अगला महत्व है लिप्यंतरण से मशीनी अनुवाद में सहायता मिलती है। यानी हम मशीन के द्वारा अगर अनुवाद कर रहे हैं तो लिप्यंतरण उसमें सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अनुवाद का दूसरा रूप जो हमारे सिलेबस में है, यानी मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं। यहाँ मशीनी अनुवाद का परिभाषा दिया हुआ है। मशीन या कंप्यूटर प्रणाली द्वारा एक भाषा से दूसरे भाषा में किया गया अनुवाद मशीनी अनुवाद कहलाता है। यानी जब हम मशीन या कंप्यूटर से एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करते हैं तो उसे मशीनी अनुवाद कहते हैं। मशीनी अनुवाद दोस्तों स्रोत भाषा को इनपुट के रूप में प्रयोग करता है और आउटपुट के रूप में लक्ष्य भाषा को निर्गत करता है। यानी यहाँ पे स्रोत भाषा इनपुट होता है और लक्ष्य भाषा जो है आउटपुट होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मशीनी अनुवाद की शुरुआत कब हुई थी। मशीनी अनुवाद का आरंभ 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। यानी जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसी समय जो है मशीनी अनुवाद की भी शुरुआत हुई थी। विभिन्न देशों एवं विभिन्न भाषा के सैनिकों को एक साथ निर्देश देने के लिए मशीनी अनुवाद का सहायता लेना पड़ा, क्योंकि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय विभिन्न देश के सैनिक लड़ रहे थे और उनकी भाषा अलग अलग थी। उनको एक साथ निर्देश दिया जा सके,
इसके लिए मशीनी अनुवाद का सहायता लेना पड़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि मशीनी अनुवाद की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, यानी किस किस तरीके से मशीन के द्वारा अनुवाद किया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं पहली मशीनी अनुवाद पद्धति क्या है, प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति। पहली पद्धति है प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति। आइए देखते हैं कि इस पद्धति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति की पहली विशेषता है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय द्वारा 1964 में किया गया था। यानी प्रत्यक्ष मशीनी पद्धति का सबसे पहले प्रयोग 1964 में किया गया था और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। दूसरी विशेषता है कि यह पद्धति शब्दकोश, रूपात्मक विश्लेषण और पाठ संसाधक सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है। यानी प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति जो है वो शब्दकोश पर आधारित होती है, रूपात्मक विश्लेषण पर आधारित होती है और पाठ संसाधक सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है। इस पद्धति में प्रत्येक वाक्य को 10 अवस्था से गुजारा जाता है। 10 अवस्था से गुजरने के पश्चात ही लक्ष्य भाषा को प्राप्त कर पाती है। आगे बढ़ते हैं और अगली विशेषता देखते हैं। प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद का परिष्कृत रूप 1976 में सिट्रान नाम से विकसित हुआ है। यानी 1976 में सिट्रान नाम से प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद का विकसित रूप आया। अगली विशेषता है इसमें अनुवाद शाब्दिक होता है। यानी प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद में सीधे सीधे शब्द का अनुवाद कर दिया जाता है। इससे अर्थ का अनर्थ होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि शब्द का अनुवाद होता है, अर्थ का अनुवाद नहीं हो पाता है, इसलिए अर्थ का अनर्थ होने की संभावना बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं और मशीनी अनुवाद की दूसरी पद्धति देखते हैं जिसका नाम है अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति। अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति देखते हैं इस पद्धति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इस पद्धति में पद विच्छेद करते हुए स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द की व्याकरणिक कोड को निर्धारित करके उसके वाक्यों को आंतरिक संरचना का गठन किया जाता है, फिर लक्ष्य भाषा में अंतरित किया जाता है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्रोत पाठ है हमारा, इसमें क्या होता है, पद विच्छेद किया जाता है। पद विच्छेद करने के बाद उस शब्द की व्याकरणिक कोड का निर्धारण किया जाता है। व्याकरणिक कोड के निर्धारित करने के बाद फिर से उसके आंतरिक संरचना का गठन किया जाता है, फिर उसे अंतरित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस पद्धति में व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखा जाता है। यानी अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति में व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखा जाता है। इसके पहले जो पद्धति हम देखे थे प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति, उसमें व्याकरण के नियमों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस पद्धति में 3 चरण होते हैं। यानी प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति जो है उसके 3 चरण होते हैं। पहला है विश्लेषण, दूसरा है अंतरण और तीसरा है व्युत्पादन। इन तीनों चरण के बाद ही जो है अनुवाद पूर्ण होता है। अगली विशेषता है इसमें स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा कोश के अलावा एक अंतरण कोश की आवश्यकता होती है जिसे द्विभाषी कोश कहा जाता है। यानी अंतरण मशीनी अनुवाद पद्धति में 3 प्रकार के कोश की जरूरत पड़ती है। एक स्रोत भाषा कोश होता है, दूसरा लक्ष्य भाषा कोश होता है और तीसरा एक अंतरण कोश होती है जिसमें स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों की कोश होती है जिसे द्विभाषी कोश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मशीनी अनुवाद की तीसरी पद्धति क्या है। तीसरी पद्धति है दोस्तों अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति। अंतर्भाषिक मशीनी अनुवाद पद्धति। इस पद्धति की विशेषता क्या क्या है। इस पद्धति में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच एक मध्यस्थ भाषा होती है जिसे अंतर्भाषा कहा जाता है। यानी इस पद्धति की पहली विशेषता क्या है कि इसमें 3 भाषा होती है। एक स्रोत भाषा, दूसरा लक्ष्य भाषा, तीसरा एक मध्यस्थ भाषा होती है जिसे हम अंतर्भाषा कहते हैं। अगली विशेषता क्या है, स्रोत भाषा के संदेश का निरूपण अंतर्भाषा में किया जाता है, फिर उसे लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है।
यानी सबसे पहले क्या करते हैं हम, स्रोत भाषा को अंतर भाषा में बदलते हैं, फिर उस अंतर भाषा को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्रोत भाषा पहले अंतर भाषा में बदलती है और फिर अंतर भाषा उसे लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर देती है। यह जो अंतर भाषा होता है एक कंप्यूटर की भाषा होती है जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगली विशेषता है दोस्तों, यह प्रणाली मानव अनुवाद प्रक्रिया के अधिक निकट है, यानी मनुष्य के द्वारा जो अनुवाद किया जाएगा यह प्रणाली उसके अत्यधिक निकट है, यानी यह मशीन के द्वारा अब तक की सबसे विकसित प्रणाली है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।